So welcome back. In the last video we have learned about the transportation of carbon dioxide and we have learned that 70% of carbon dioxide will get transported in the form of bicarbonate ion, 7% will get transported as dissolved form in plasma and 20 to 25% of carbon dioxide will get combined with the hemoglobin as carbaminohemoglobin. Now this blood which is present at this point will get reached up to the heart and from heart it will get delivered to the lung. So we have to now visualize the reactions which will takes place at the point of lungs. So जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक डिलीवर हुआ वो लंग्स में कैसे डिफ्यूज होगा वो हमें इस वीडियो में सीखना है। इस सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ये सारे तरीके से कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। सो बाय ऑल दीज मीन द ब्लड विल ट्रांसपोर्ट 4 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो इन तीनों तरीके से ब्लड जो है वो लंग्स तक कितना CO2 जाके पहुंचाएगा। सो हर डेसीलीटर ऑफ ब्लड यानी ईच 100 ml ऑफ ब्लड इज एबल टू डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू द लंग्स। यहाँ पे और भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला था कि ऑक्सीजन जो टिश्यू को डिलीवर हुआ तो 5 ml पर डेसीलीटर डिलीवर हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड ने लिया ये इस पॉइंट पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया 4 ml पर 100 ml। सो टिश्यू को मिलते वक्त 5 ml पर 100 ml का ऑक्सीजन मिला था और टिश्यू ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद जो ब्लड को डिलीवर किया वो 4 ml पर 100 ml का CO2 डिलीवर किया। 1 ml ऑक्सीजन कहाँ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, आई विल टेल यू द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो 5 ml मिला था ऑक्सीजन लेकिन टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड कितने ml बनाया? 4 ml बनाया। तो ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टिश्यू से ब्लड ने लिया और ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड 70% ट्रांसपोर्ट हुआ बाइकार्बोनेट, 7% as dissolved form and 20 to 25% as carbaminohemoglobin। Now ये जब ब्लड इस पॉइंट पे पहुंचा, जब वो लंग्स की पॉइंट पे पहुंचा, एल्वियोलस के पास पहुंचा तो ये ब्लड का सीन क्या था? तो इस ब्लड में आरबीसी जो है उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन के आर्म्स पे हाइड्रोजन एटम अटैच थे और इन्हीं हाइड्रोजन एटम्स के कारण इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था। प्लस इस हीमोग्लोबिन के साइड चेन में CO2 भी अटैच थे और ऑक्सीजन जहां अटैच होना चाहिए था वो पॉइंट्स इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के खाली है। ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। सो ब्लड इज हैविंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये चीजें ब्लड में अभी मौजूद है और डिसॉल्व फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट है। सो ये 70% प्रेजेंट है और डिसॉल्व फॉर्म में 7% प्रेजेंट है। सो जैसे ही ये सारा ब्लड इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का जो है वो 45 mm ऑफ Hg है और एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mm ऑफ Hg है। सो नेचुरली यहाँ पे एक ग्रेडियंट है, ब्लड में CO2 ज़्यादा है, एल्वियोलस में CO2 कम है। सो ब्लड से CO2 निकल के नेचुरली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। सो ये जो CO2 है जो डिसॉल्व फॉर्म में है वो सबसे पहले एल्वियोलस की तरफ जाएगा और डिफ्यूज होना शुरुआत करेगा। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ओनली 40 mm ऑफ Hg। और यहाँ LBLS के अंदर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 का है। सो ऑक्सीजन भी अंदर आना शुरू करेगा। सो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा, ये ऑक्सीजन अंदर आया, इस ऑक्सीजन का 3% पार्ट तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। यहां पे PO2 ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल कम इनसाइड द आरबीसी। अब यहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर आरबीसी में बढ़ जाएगा एंड दीज ऑक्सीजन at this particular point are very angry. Why they are angry? These oxygen molecules are very angry at this particular point. At the point of lungs, these oxygen molecules are very angry because उन्होंने क्या किया है कि हीमोग्लोबिन जो उनका कैरियर मॉलिक्यूल है उनके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स बैठे हुए एंड एज सुन एज ऑक्सीजन विल रियलाइज दिस कंडीशन दे विल बिकम एंग्री एंड दे विल स्टार्ट किकिंग द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। उनको लाते बुक्के मार के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से निकालना शुरू करेंगे एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन से निकलना शुरू हो जाएंगे। सो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेंगे हीमोग्लोबिन से, दे आर प्रेजेंट इन द आरबीसी और उसके वजह से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। Now this decreased acidity of hemoglobin molecule will favors the attachment of oxygen with hemoglobin. So हाइड्रोजन एटम्स जैसे ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से निकलेंगे, इसके वजह से ऑक्सीजन एटम्स और मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से आके अटैच हो जाएंगे एंड नाउ दिस ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी हैप्पी। ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है अभी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट देयर प्लेसेस। वो अपनी जगह पे पहुंच गए, इसलिए ये सारे अब हैप्पी हो गए। सो दिस इज हाउ अ इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर association of oxygen with hemoglobin. Are you clear for this thing? Now this association of oxygen with hemoglobin will also favors the dissociation of CO2 from hemoglobin. जैसे ही ऑक्सीजन आके अटैच होना शुरू होंगे हीमोग्लोबिन पे, CO2 मॉलिक्यूल भी हीमोग्लोबिन के से डिसोसिएट होना शुरू होंगे एंड दीज CO2 मॉलिक्यूल विच गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन विल गेट डिफ्यूज्ड आउट इन द एल्वियोलस। क्लियर? पहले तो ये डिजॉल्व फॉर्म वाला जो CO2 था वो डिफ्यूज हुआ, फिर ये हीमोग्लोबिन वाला CO2 ये डिफ्यूज हुआ। नाउ ये जो सारी रिएक्शन है जिसमें increased concentration and attachment of oxygen with hemoglobin will favor the dissociation of carbon dioxide from hemoglobin. This reaction which is happening at this particular point is called as Haldon's effect. So this complete reaction is called as Haldon's effect. हेल्डन्स इफेक्ट ये कंप्लीटली अपोजिट इफेक्ट है बोहर्स इफेक्ट के। बोहर्स इफेक्ट यहां हो रहा था जहां CO2 का इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिटैच कर रहा था। सो यहां इस पॉइंट पे हो रहा था बोहर्स इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट के वजह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा था। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर विजुअलाइजिंग अ हेल्डन्स इफेक्ट। हेल्डन्स इफेक्ट किसके वजह से हुआ? तो ऑक्सीजन का जो अटैचमेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ हुआ उसके वजह से CO2 हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हुआ। ये जो इफेक्ट है इसे हम हेल्डन्स इफेक्ट बोलते हैं। तो हेल्डन्स इफेक्ट इज कंप्लीटली अपोजिट टू बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट विल ऑपरेट एट द लेवल ऑफ टिश्यू एंड हेल्डन्स इफेक्ट विल ऑपरेट एट द लेवल ऑफ लंग्स। क्लियर फॉर दिस थिंग? नाउ ये जब हेल्डन्स इफेक्ट हुआ उसके वजह से हीमोग्लोबिन से H पॉजिटिव आयंस भी बाहर निकले। H पॉजिटिव आयंस ने आरबीसी के इनसाइड एसिडिटी को बढ़ा दिया।
टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिटी, बाहर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ये कंपाउंड स्प्लिट होंगे। सो दिस कंपाउंड विल स्प्लिट इनटू सोडियम, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 negative. Now inside the RBC there is more acidity, so to neutralize this acidity ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो अंदर आ जाएंगे। So they will come inside HCO3 negative. क्लियर? लेकिन अगर ये अंदर आए तो फिर निगेटिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे आरबीसी में के। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्लोरीन जो अंदर आया था पहले वो बाहर निकल जाएगा। सो हियर द क्लोरीन मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आरबीसी से बाहर निकलेगा सो अपने साथ में वो H2O भी लेके चला जाएगा। क्लियर फॉर दिस थिंग? अब ये जो बाइकार्बोनेट एटम अंदर आए ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन को कैटर करेगा अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम और ये बनाएगा H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड बना, नाउ दिस कार्बोनिक एसिड विल अगेन गेट डिसोसिएटेड इनटू H2O एंड CO2। क्लियर? पहले ये रिएक्शन उल्टी हो रही थी, क्लियर? अब ये रिएक्शन उल्टी हो रही है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये जो रिएक्शन थी वो थी H2O प्लस CO2 इज गिविंग टू H2CO3। अब हो रहा है HCO3 इज स्प्लिटिंग अप इनटू H2O एंड CO2। ये जो H2O का मॉलिक्यूल है इट विल गेट अलोंग विद द क्लोराइड आयन और ये बाहर निकल जाएगा और ये जो CO2 का मॉलिक्यूल है दिस मॉलिक्यूल विल गेट डिफ्यूज आउटसाइड। क्लियर? सो इस तरीके से जो भी CO2 जो प्लाज्मा में था, जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में था, जो हीमोग्लोबिन को अटैच था, सारा CO2 विल गेट डिफ्यूज ड्यू टू अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर है 45 mm of Hg और यहाँ एल्वियोलस में CO2 कम है इसलिए दिस CO2 विल गेट डिफ्यूज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ जो एक रिवर्स रिएक्शन हुई, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आए, उसको बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव आयंस बाहर गए। ये जब उल्टा रिएक्शन हुआ था तब हमें इसको बोला था क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट के अपोजिट रिएक्शन यहां हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वेयर द Cl negative ions are moving outside the RBC, this particular reaction is called as reverse chloride shift। सो क्लोराइड शिफ्ट कौन सी जगह पे हो रहा था? क्लोराइड शिफ्ट यहां हो रहा था। सो दिस इज द पॉइंट एट द लेवल ऑफ टिश्यू दैट आई हैव टू मेंशन। ये टिश्यू के लेवल पे हो रहा था क्लोराइड शिफ्ट विच इज कॉल्ड एज हैम्बर्गर्स फेनोमेनॉन। सो ये हैम्बर्गर्स फेनोमेनॉन यानी क्लोराइड शिफ्ट ये ऑपरेट हो रहा था एट द लेवल ऑफ टिश्यू, लेकिन एट द लेवल ऑफ लंग यहां हो रहा है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और यहां हो रहा है हेल्डन्स इफेक्ट। सो हेल्डन्स इफेक्ट कहां होता है? हेल्डन्स इफेक्ट होता है लंग्स में। बोहर इफेक्ट कहां होता है? बोहर इफेक्ट होता है टिश्यू में। क्लोराइड शिफ्ट कहां होती है? क्लोराइड शिफ्ट होती है एट द लेवल ऑफ टिश्यू। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां होती है? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होती है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलस। सो ये सारे एमसीक्यूज जो है वो नीट की लेवल पे पूछे जाते हैं। दीज आर द वेरी मेन एमसीक्यू रिगार्डिंग टू वेरियस इफेक्ट एंड मैकेनिज्म बिहाइंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। Clear for this thing? Now in the next video we will try to learn about the respiratory control mechanism. Thank you.